सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, तो जेनेटिक कोड का हम एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन देखें। हाँ, जहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा हम वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। और वो क्वेश्चन आ भी चुके हैं नीट में और आ भी सकते हैं आगे। ठीक है, तो हम अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन। तो जेनेटिक कोड हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जेनेटिक कोड, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक कोड कहते किस, तो फादर ऑफ जेनेटिक कोड हमें किसे कहते हैं? जॉर्ज गैमो को कहते हैं। जॉर्ज गैमो को, जॉर्ज गैमो को, गैमो को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, सॉरी जेनेटिक कोड कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा क्या हुआ? ड्यूरिंग रिप्लीकेशन। अब हमने रिप्लीकेशन भी पढ़ लिया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन भी हमने पढ़ रखा है। अब आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो हमने ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और सारे लेक्चर हमें आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे दे रखा है, तो उसमें आप जाके सारे लेक्चर्स एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां लेक्चर है। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये हमारे जेनेटिक मेटेरियल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। अब देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अब देखो हम क्या कहते हैं, जैसे फादर मदर का हम ऐसे पढ़ते आए हैं ना, फादर मदर का जो जेनेटिक, जैसे 46 क्रोमोजोम होते हैं, फादर के पास ही 46 क्रोमोजोम होते हैं, मदर के पास ही 23 क्रोमोजोम वहां से आते हैं, 23 क्रोमोजोम फादर से, 23 क्रोमोजोम मदर से आते हैं। दोनों से आके मिलके जो ऑफ स्प्रिंग होता है उनको कितने मिलते हैं? 46 क्रोमोजोम मिलते हैं। तो यही क्या होता है, जेनेटिक मेटेरियल यही ट्रांसफर होता है हमारे में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपी टू फ्रॉम अनदर न्यूक्लिक एसिड, तो वो उसी जैसा कॉपी आ जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। दीज processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires transfer of gen। अब देखो ट्रांसलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे मदर फादर से हमें अगर जो ऑफिस रिंग होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ लिखा हो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसिस। अब देखो ये अब ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलीमर के फॉर्म में हो रहा है न्यूक्लियो। अब देखो न्यूक्लियोटाइड हमने न्यूक्लियोसाइड हमने दोनों पढ़ रखा है। ये हेल्प करता है हमें अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। अब बोल रहा है कि नाइदर यानी कि कोई भी हमारे पास जैसे न्यूक्लियोटाइड है, अमीनो एसिड है, उसके बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बाहर से अलग से एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एंड नॉर कुड एनी बिटवीन थियोटिकली, और ना ही थियोटिकली कहा जाए। तो यानी कि इस लाइन में इतनी खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ से हम अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, देयर देयर एग्जिस्ट एम्पल। अब एम्पल का मतलब होता है सफिशियंट, एम्पल यानी सफिशियंट, जितना होना चाहिए उतना सफिशियंट। तो एम्पल एविडेंस थ्रू 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 टू सपोर्ट द नोशन डेट चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या हमारा जेनेटिक मेटेरियल है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी अमीनो एसिड को हमारा प्रोटीन में चेंज करने के लिए। ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड को, अब हमने क्या होता है डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। अब प्रोटीन क्या वही चेंज होता है किसमें? हमारा अमीनो एसिड में। प्रोटीन ही हमारा वही अमीनो एसिड है। ठीक है, दिस लीड टू द, अब हम ये बायो में भी पढ़ते हैं। बायो में हम 11th क्लास में हम देखे थे, डाइजेशन वाले चैप्टर में देखते हैं ये कि अमीनो एसिड हमारा जो प्रोटीन जो हमारा अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, दिस लीड टू द प्रोपोर्शन ऑफ द जेनेट। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन में ही चेंज होता है, यानी बराबर, मतलब कहा जाए तो बराबर मात्रा में चेंज हो जाता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब डायरेक्ट सीक्वेंस होती है इसकी, क्या इसकी? अब प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो उससे ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है। इफ determining the biochemical nature of genetic material, ठीक है, and the structure of DNA was very existing, the proportion and differing of the genetic code were most challenging। ठीक है, कुछ खास बात नहीं था, नहीं बायोकेमिकल नेचर की बात करें जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्रोपोर्शन के हिसाब से इक्वल प्रोपोर्शन। अब मेनली जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो जेनेटिक्स हमारा 4 बेस के फॉर्म में होता है, 3 हमारा कोडॉन्स के फॉर्म में, 3 कोडॉन होता है। यानी कि अगर इसका अगर हम ना वो चार्ट बनाए तो 4 को क्यूब से, यानी कि 3 से अगर 3 क्यूब 4 की पावर क्यूब, जैसे 4 की पावर 3 कर दे तो इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देते हैं।
तो कितना आ जाता है हमारे पास 64। तो 64 टोटल हमारे पास बॉक्स में जाते हैं। उसमें से 61 कोडॉन जो होता है हमारे में अमीनो एसिड्स होते हैं, और 3 कोडॉन जो होता है वो हमारे अमीनो एसिड नहीं होते हैं। ठीक, कोई अमीनो एसिड नहीं होते हैं। ये हम अभी देखने वाले हैं आगे, क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये चीज़ देखने वाले हैं। इन वेरी ट्रू सेंस, ठीक है, अगर किसी सेंस में, अगर ट्रू सेंस में कहें, इफ रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट द साइंटिस्ट, बहुत सारे डिसिप्लिन देखे गए फिजिक्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट में, जेनेटिक्स में, हमने बहुत सारे। अब देखो कोई चीज़, कुछ चीज़ के नियम कायदे होते हैं। कोई चीज़ डिस्कवरी होती है या कोई भी चीज़ होता है तो उसकी कुछ नियम कायदे होते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम बताया गया, जैसे हमारे फिजिक्स हो गया, जो फिजिक्स में जिन्होंने काम किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन्होंने काम किया, बायो के केमिकल में जिन्होंने क्या किया है, जेनेटिक्स से रिलेटेड उन्होंने काम किया। तो उनके कुछ डिसिप्लिन के, यानी कि कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका कुछ ना कुछ। तो वो इन्वॉल्वमेंट कैसे रहा है, जैसे वो उन्होंने बहुत सीक्वेंस में सोच समझ के कोई चीज़ डिस्कवरी की है। जैसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है, इट वाज जॉर्ज गैमो। ठीक है, जॉर्ज गैमो को हम फादर ऑफ जेनेटिक कोड भी कहते हैं। जॉर्ज गैमो एक हमारा फिजिसिस्ट थे, मेनली इन्होंने पढ़ाई की थी फिजिक्स की। इन्होंने हु आर्गुड दे द सिंस द फोर, इन्होंने बताया कि 4 बेसिस होते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है कि किन्होंने बताया था कि 4 बेस होते हैं हमारे जेनेटिक कोड के। तो बताया था किसने, हमारे जॉर्ज गैमो ने बताया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ तक हम जब पढ़ लेते हैं थोड़ा लिखेंगे फिर इसके बाद। एंड फिर बताया गया, एंड इफ दे हैव कोड टू द, अब यही कोडिंग करता है 20 अमीनो एसिड्स की, यानी कि 20 हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 10 अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। जो ऐसे तो 20 में से हमें 10 अमीनो एसिड याद रखेंगे तो चलेगा, काम चल सकता है। अब हम अमीनो एसिड्स पढ़ते कहाँ, 11th क्लास के बायोमोलिकुलर चैप्टर में, यानी बायो में पढ़ते हैं। ठीक है, द कोड शुड कंस्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। अब कोड ही हमें कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, जेनेटिक कोड के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। ठीक है, 4 बेसिस होता है। ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट के फॉर्म में हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पहले हमने 4 की पावर 3 रखी थी और हमें 64 कोटॉन मिल गए थे, जेनेटिक कोड मिल गए थे। ठीक है, इसका एक पूरा हमारा चार्ट होता है। ठीक है, चार्ट बनाइए, देखेंगे नेक्स्ट पेज में हम आगे। कोड शुड कंस्टिट्यूट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो, यही कोड करते हैं 20 के 20 अमीनो एसिड का। द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, पता है 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे यू ए हो गया, यू ए जी हो गया, यू जी ए हो गया। ये तीनों हमारे स्टॉप कोडॉन में आते हैं। आगे हम इसके बारे में देखने वाले हैं। दिस वाज अ वेरी बोल्ड प्रोपोर्शन, बोल्ड यानी बहुत अच्छे से दिखाया था, मतलब डार्क करके, बिकॉज द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा मैथ में खासतौर से, तो उसमें होते हैं ना 4 की पावर हमें क्यूब दिखाया गया। तो 4 इंटू 4 यानी 64 कोडॉन टोटल हमारे पास हो जाते हैं। तो टोटल कोडॉन कितने होते हैं, ये चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हमें देखना है। जनरेटिंग मोर ऑक्यूपाइड रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हमारे पास ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं कि अब नीरेन में, अब जेनेटिक जो ट्रिपलेट कोडॉन कोड था मेनली दुनिया की दोनों थे। तो नीरेन बर्ग थे, नीरेन बर्ग, और एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास, इसका नाम था मेथी नहीं बोलो, मिथई। इन्होंने क्या किया था, ट्रिपलेट जेनेटिक कोड लिखी थी, TRIPLET, ट्रिपलेट जेनेटिक कोड दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या था, इन्होंने दे सिंथेसाइज्ड, अब देखो एक इंजाइम होता है हमारा ओचाओ इंजाइम, इंजाइम, जो कि हमारा क्या उसको अगर नाम दिया जाए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोरिलेज इंजाइम होता है हमारा, पॉली, आगे हम नाम इसका देखने वाले हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। ठीक है, ये एक तरह का हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, जो कि हमें हेल्प करता है, हेल्प इन पॉली पॉलीमराइजिंग ऑफ आरएनए के पॉलीमराइजिंग में हेल्प कर देता है हमारा। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर आगे पॉइंट ही पढ़ लेते हैं पहले। तो प्रोवाइडिंग प्रूफ डेट द कोडॉन वाज ट्रिपलेट। अब कोडॉन ट्रिपलेट होता है, हमारे पढ़ लिया ट्रिपलेट कोडॉन। मोर डॉटिंग
टास्क द केमिकल मेथड डेवलप बाय, अब देखो डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम आया था यहाँ पे। हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे ये, हमारे क्या थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ना एक सिस्टीन और वैलिन यानी एक अमीनो एसिड था, दो अमीनो एसिड दिया था ना इन्होंने, सिस्टीन एंड वैलिन, ठीक है। और इन्होंने एक बेसिस ढूंढा था, क्या, बेस, आरएनए का बेस ढूंढा था, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास कितने कोडॉन होते हैं, 61 कोडॉन होते हैं, कोडॉन्स, कोड फॉर अमीनो एसिड सीड्स एंड, लेकिन उसमें से तीन, अब टोटल हमारे पास 64 कोडॉन थे, लेकिन उसमें से 61 कोडॉन हमारे अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन 3 कोडॉन जो होते हैं ना हमारे अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड एनी अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये सारे हमारे पास जो थे, हेंस द फंक्शन एज, ये जो थे ये स्टॉप कोडॉन का करना था, स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं। ये स्टॉप कोडॉन कौन से, जैसे हमारे पास यू ए आ गया, ये याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, क्योंकि यू ए जी आ गया या यू जी ए आ गया, ये हमारे पास स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है। ये स्टॉप कोडॉन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम अगर बढ़ें तो आगे हम देखते हैं जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स से इन्होंने सिंथेसिस किया था आरएनए मॉलिक्यूल्स, और उसको डिफाइन किया था, जिसके कॉम्बिनेशन को, ठीक है, बेसिस यानी कॉम्बिनेशन यानी बेस को डिफाइन किया था, ठीक है। अब बेस को बताने वाला कौन था सबसे पहले, जॉर्ज गैमो, ठीक है, 4 बेस होते हैं बताया था उन्होंने, लेकिन इसको डिफाइन आगे किया था इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आरएनए मॉलिक्यूल्स को लेके। अब बेसिस का मतलब अगर होमोपॉलीमर, होमो मतलब एक जैसे पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे मोनोमर जोड़ के पॉलीमर बना लेते हैं, तो होमोपॉलीमर एक जैसे हो गया, कोपॉलीमर यानी उसके साथ भी और मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, ठीक है, कोपॉलीमर जुड़े हुए। तो मार्शल नीरेनबर्ग हो गया, जिसका हमने ऊपर नाम देखा लिखा हमने, मार्शल नीरेनबर्ग हो गया, जिन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था, प्रोटीन के सिंथेसाइज किया था एक एंजाइम को लेके, ठीक है, इसको लेके सर्वोचाव एंजाइम को, जिसका नाम हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेशन। कभी कल ये नाम भी पूछ लेता, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आराम से, 2 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारे को होमोपॉलीमर यानी कि इसको लेके, एक हमारे पास मार्शल नीरेनबर्ग के सर्वोचाव को लेके इन्होंने क्या किया था, सिंथेसिस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था ये आरएनए को पॉलीमराइजिंग करने में। ये डिफाइंड सीक्वेंस को इन्होंने डिफाइन किया था, सीक्वेंस में मैं एक मतलब एक मैनर होता है ना, सीक्वेंस मैनर में, यानी कि जैसे एक वेल मैनर जिसे कहते हैं, तो वेल मैनर में इन्होंने सीखा था। चेकर बोर्ड में इन्होंने बनाया, जैसे हमारे पास नीचे चेकर बोर्ड दे रखा है, जैसे हमारे पास 4 बेसिस है, यू सी ए जी है, यू सी ए जी यहाँ भी है। अब इन्हीं को देखो लो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे अब ये सारे क्या है, ये सारे अमीनो एसिड्स है हमारे पास, ये फिनाइलिन इनोलिन ल्यूसीन हो गया, ये लेनिन हो गया, वैलिन हो गया, ये मिथेनिन हो गया, ये सब हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये हम अमीनो एसिड दे रखे हैं। एक काम करते हैं, इसके अमीनो एसिड्स के बारे में लिख लेते हैं कुछ, फिर इसके चेकर बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो एक हम देखो पहले, हमारे पास जो जेनेटिक कोड होता है बनता कैसे, जेनेटिक कोड इजकल टू, किसको लेके, अमीनो एसिड्स को लेके, अमीनो एसिड को लेके, प्लस हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को लेके, न्यूक्लियोटाइड को लेके, इन लोगों दोनों को लेके हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक कोड बनता है। अब हमारे पास कुछ इसेंशियल हमारे पास क्या होता है, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इसेंशियल 10 मेनली काफ़ी है, अमीनो एसिड्स है हमारे पास, कौन कौन से, अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म एक याद करने का, टॉल, TALL टॉल, HMT वेर, वेम्ट, याद करने का तरीका। अब देखो टी से क्या गया, टी से हमारे पास टायरोसिन, ए से क्या आ गया हमारे पास, अर्जनी, ARGENIN, अर्जनी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एल से क्या आएंगे, लाइसिन,
लाइसिन, और इस एल से क्या गया ल्यूसीन, ठीक है। इसके बाद एच से हमारा क्या आता है, एच से हमारा हिस्टाडिन, हिस्टाडिन, ठीक है। एम से हमारा क्या आ गया मिथायोनिन, मिथायोनिन। टी से हमारा क्या आ गया ट्रिप्टोफान, टी वाई ट्रिप्टोफान। वी से हमारा आ गया क्या वैलिन, वैलिन, ठीक है। एम और टी से हमारा क्या आ गया, ये आप ढूंढ सकते हो। अब मैं इसका बता देता हूँ, थ्रियोनिन होता है। और एम से आप ढूंढ सकते हो, एम ई मैं शुरुआत का वर्ड बता देता हूँ, आगे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। मिथ्योनिन नहीं होता है, पहले ही कह देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी क्या होता है, अब कुछ के काम होता है, जैसे हिस्टाडीन जो होता है, हिस्टाडीन ये ना ग्रोथ, ये जो बढ़ता हुआ चाइल्ड होता है, यानी छोटा बच्चा जो होता है धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी डेवलपमेंट हेल्प करता है, तो ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रोइंग चाइल्ड, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये एम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, पूरा आप जाए इसके बारे में पढ़े तो पूरा ही देख ही लेते हैं। अब मिथायोनिन जो रहता है हमारे पास, मिथायोनिन, मिथेनिन हो गया, या हम और एक और है इसके साथ हमारे पास सिस्टीनिन हो गया, सिस्टीडीन हो गया। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों जो होते हैं हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हो गया, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं, जो कि हमारा अर्थ पे सबसे पहले मिले थे, अर्थ पे सबसे पहले मिले थे, अर्थ फर्स्ट। इसके बाद आ गया ट्रिप्टोफान, टी आर वाई, ट्रिप्टोफान जो हो गया, ये हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, एसिड, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद हम अब इसके देखते हैं, अपने चेकर बोर्ड को देखते हैं। अब चेकर बोर्ड में हमको क्या दे रखा है, फर्स्ट पोजीशन ये रही, थर्ड पोजीशन ये, हमारा थर्ड पोजीशन ये, फर्स्ट पोजीशन यू ए। अब फर्स्ट पोजीशन यहाँ देखो, सेकंड पोजीशन से यहाँ से है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब तीन हमारे पास दे रखे हैं, तो एक पहला ये रही, दूसरा ये रही, तीसरा ये रही, अब तुम्हें पता है, ठीक है। इसका यूज, अब चार बेसिस यू सी ए जी, यू सी ए जी। अब देखो सबका, इसका हमने सबसे पहले यू लिया, इसका यू लिया, फिर इसका यू लिया सबसे पहले, तो यू यू ट्रिपल यू आ गया, इसका यू और इसका सी आ गया, तो यू यू सी आ गया। अब इसका यू और इसका क्या हमारा एल आ गया, तो यू ए आ गया, यू यू जी आ गया। अब देखो इसके बाद ये फिनाइलिन, 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 यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन दे रखा है, ये हमारे पास क्या अमीनो एसिड। अब इसमें हमें ना ये नहीं देखना है, हमें सबको याद करने की, हमें जैसे 64 के 64 जैसे दे रखे हैं ना, इन सबको याद नहीं करना, इनमें से कुछ चीज़ें याद करनी। स्टॉप कोडॉन कहाँ कहाँ पे देखो, एक ये रही स्टॉप कोडॉन यू ए, एक हो गया यू ए जी, ठीक है, एक हो गया यू जी ए। ये तीन स्टॉप कोडॉन है जो कि ये क्वेश्चन में आए हुए हैं कई बार, ठीक है, ये याद करना है तुम्हें, ठीक है। अब ए यू जी जो होता है हमारा, ए यू जी स्टॉप कोडॉन तो हमें याद पढ़ लिया हमने। अब ए यू जी ए, सॉरी हमारे पास कहाँ गया, ए यू जी है, ए यू जी, अब इथेनॉल आ जाता है, ए यू जी, एक हमें ये याद करना है। अब ए यू जी हो गया, जी यू जी हो गया, ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ ए यू जी, जी यू जी हो गया, ए जी ए हो गया, ये सब चीज़ हमें याद करना है जहाँ जहाँ हमने ये किया। अब ये होते क्या है, अब इनको एक एक करके देखते हैं, चलो आ जाओ। अब हमारे पास कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं ना, इसी को हमें तो देखना है। तो साइलेंट फीचर्स जेनेटिक कोड आर एस फेलोज, सबसे पहला हमारा है कोड ट्रिपलेट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। कोड 61 कोडॉन जो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 कोडॉन जो कि कोड नहीं करते हैं, वो कि हमारे पास क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, ये हमने पहले देखा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे हमारे पास हमने क्या क्या देखा, यू ए, इसके बाद यू यू ए जी, फिर यू जी ए। अब ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, ये स्टॉप कोडॉन है। कौन से कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है, तो इसको हमें देखना है, ठीक है। इसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन। अब कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं ना, एक से ज़्यादा
कोडॉन को कोड करते हैं, ठीक है। हेंस जैसे वो डिजनरेट कर जाते हैं, बाद में डिजनरेट क्या होता है, एक बार मतलब बन गए फिर दोबारा डिजनरेट करके दोबारा बना देता है, ठीक है। तो वो कौन से कोडॉन हो जाते हैं हमारे पास, अब वो कोडॉन हमारे पास अलग कुछ आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे पे हम आते हैं, द कोड इज, ठीक है, द कोड इज, कितने पॉइंट दे रखे, अच्छा 6 पॉइंट, ठीक है। द कोडॉन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए, अब मैसेंजर आरएनए की बात करें, इन कंटिन्यूअस फैशन देयर आर द नो पंक्चुएशन। अब देखो, अब मैसेंजर आरएनए के जो कोडॉन कोड करते हैं ना, उसमें कोई पंक्चुएशन यानी कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, यानी कि वो क्या होता है, फ्री कोडॉन होता है, ठीक है। इंट्रॉन फ्री होते हैं, ये होते हैं क्या, इंट्रॉन फ्री रहते हैं वो, उसमें इंट्रॉन की रुकावट कोई डालते ही नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा है, द कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल कोडॉन जो होते हैं, यूनिवर्सल कोडॉन जैसे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया, जैसे ह्यूमन बींग में तिरपल यू आ गया, तिरपल यू आ गया, शुरुआत में ही देखा था, जो कि कोडॉन करता है फेनिलएनएफिएचई से देखते हैं। एक्सेशनरी रूल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन हो गया, कुछ हमारे पास प्रोटोजोन कोडॉन होते हैं, ये सब कोडॉन भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये सब कोडॉन हमें पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल कोडॉन कौन सा होता है, तिरपल यू हो गया जो फिनाइलएलेनिन होता है, ठीक है। इसका यही मेनली ह्यूमन बैक्टीरियन की बात करें ना, बैक्टीरिया टू ह्यूमन यानी बैक्टीरिया से ह्यूमन इंटर करता है, तो ये चीज़ पूछ सकते हैं यूनिवर्सल कोडॉन कौन सा था, यूनिवर्सल कोडॉन हमारा ये होता है तिरपल यू, तो ये चीज़ पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने पाँचवें पे, ए यू जी जो होता है हमारा, हमने जो ए यू जी देखा था, ये वाला ये पॉइंट जो हमने ए यू जी देखा हुआ है, ये ए यू जी, ए यू जी कहते हैं ड्यूल फंक्शन, इसका डबल काम होता है, हमने इसलिए इसका अंडरलाइन किया था। तो इसका डबल काम होता है, ये पूछ सकता है कि ड्यूल फंक्शन किसका होता है, तो ए यू जी का जो होता है ड्यूल फंक्शन होता है, ये मिथायोनिन होता है, एंड इट इज आल्सो इनिशिएटर, इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन भी कह देते हैं, तो ये स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ए यू जी हमारा ड्यूल फंक्शन होता है, इसको इनिशिएटर कोडॉन भी कहता है, मिथायोनिन इसमें होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम अपने छठे पॉइंट पे, ए ट्रिपल ए सॉरी यू ए हो गया, यू ए जी हो गया, यू जी ए हो गया, ये स्टॉप कोडॉन होता है टर्मिनेट पर, ये हमने देख लिया ऊपर ही पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, कुछ हो जाते हैं हमारे पास कोडॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनेटर सब की बात हो जाती है, तो जैसे हमारे पास जैसे टर्मिनेटर कोडॉन होता है, सॉरी टर्मिनल कोडॉन हमारे पास है, कौन है, जैसे हमारे पास यू ए जी हो गया, इस पे अंबर ए एम बी आर अंबर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या हमारे पास यू ए जो हो गया ओकर, ओ सी एच ई ओकर, ये भी पूछा जा चुका है। जैसे यू जी ए हो गया हमारे पास, ये हो गया ऑप्शन, ये हो गया हमारे पास, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा है। ओपल ओपल हो गया, ओ पी ओपल ओपल, ये तीनों के तीनों पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अंबर ओकर और ओ ओपल, ठीक है। ये यू ए जी यू ए यू जी ए, अब ये होता है हमारा क्या, अंबर ओकर ओपल, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है हमारे पास ये स्टॉप सिग्नल होता है, स्टॉप सिग्नल, ठीक है, ये चीज हमने देखा, ठीक है। अब देखो तीनों तीनों के तीनों हमारे स्टॉप कोडॉन है, जिसको टर्मिनल कोडॉन कह देते हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट आ जाता है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है, यू जी जी, ये आता है इसमें हमारे पास ट्रिप्टोफान, टी आर ट्रिप्टोफान। इसके बाद हमारा आता है यू यू सी या यू ट्रिपल यू, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल कोडॉन कहते हैं, इसमें फिनाइलएलेनिन आता है, पी एच ई एन ए एल ए एल ए फिनाइलएलेनिन, ठीक है। यू ए सी यू ए यू टायरोसिन, टी वाई आर ओ टायरोसिन आ जाता है। ये सब हमारे पास कोडॉन जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोडॉन सब हैं, इसको याद रखने जरूरी है, ये एरोमेटिक कोडॉन सब है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे, आगे भी पूछ सकता है, इसलिए हमें ये से जानना जरूरी है। इसके बाद इन द फ्लोइंग इन द इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और मैसेंजर आरएनए द प्रेडिक्ट द सीक्वेंस, कुछ खास बात नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ सकते हो आप।
इसके बाद हम आते हैं नीचे यहाँ पर, तो नोट ट्राई टू अपोजिट फ्लोइंग द सीक्वेंस अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मैसेंजर आर। अब देखो ये सारे के सारे मैसेंजर आरएनए के पास ही कोड करता है, ये चीज़ याद रखना। और सीक्वेंस में होता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, ठीक है। मिथाइलिन, फिनाइलिन, 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 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही पूरा चले जाता है। अब आते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन बहुत ज़्यादा म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ भी रखा है। म्यूटेशन पिछले चैप्टर में, 5वें चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए। अब द रिलेशनशिप बिटवीन कीजिए, अब जीन्स एंड डीएनए, अब जी म्यूटेट कर देना कोई चीज़ का, क्या जीन्स का मेनली म्यूटेट हो जाना। अब यहाँ पे हमने म्यूटेशन और जेनेटिक कोड एक साथ पढ़ा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन स्टडीज, जो कि हमने 5वें चैप्टर में पढ़ रखा है, ये चीज़ हमें बता रखा है, ठीक है। अगर लेक्चर देखना है तो आप हमारे 5वें चैप्टर का लेक्चर अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक। तो इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलेशन। अब लार्ज डिलेशन, rearrangement of the inner segment of DNA are easy to comprehend it, and it may result in the loss or gain of gene as well as a function। अब देखो म्यूटेशन में होता ही क्या है, या तो म्यूटेट कर देना यानी कि वहाँ से क्या है, जीन हट जाना यानी लॉस हो जाना या गेन हो जाना, तो ये हमें म्यूटेशन में मेनली देखने को मिल जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज भी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मेनली रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन सबके कारण म्यूटेशन हो जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस will be explained here as a classical example of the point mutation is a change in the single base pair of gene of beta globin, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड चेंज रिजल्ट इन, अब हमने सिकल सेल एनीमिया का पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ से हमारा बीटा ग्लोबिन चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने 5वें चैप्टर में पढ़ रखा है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, सिकल सेल एनीमिया में हमने सबसे अच्छे से देखा हुआ है। आइए क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे भी गए पिछले चैप्टर से। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस दैट इंसर्ट और डिलेशंस बेस स्ट्रक्चर जीन्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फ्लोइंग सिंपल एग्जांपल। कंसीडर द स्टेट। अब कुछ एग्जांपल जैसे देखो ना कैसे म्यूटेशन होता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे हमें राम हैज़ रेड कैप है, हमारे पास राम हैज़ रेड कैप, ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम। देखो राम हैज़ रेड कैप है ना, अब देखो कैप की जगह रेड क्या हो गया, रेड की जगह क्या, देखो राम और हैज़ हमारे पास है, लेकिन बी हमारे पास जो है, बी हो गया हमारे पास म्यूटेट हो गया। अब बी कहाँ से आ गया, आर ई डी रेड तो है, यहाँ से आर ई डी हट के हमारे पास पहले यहाँ पे बी आ गया, ये म्यूटेशन हो गया। और डी, ये देखो डी सी है, अब पी को अलग कर दिया, हमारा डी अलग इसके साथ जुड़ गया और पी अलग कर दिया, तो ये म्यूटेट हो गया। यानी एक एक्स्ट्रा एप्स में क्या आ गया हमारे पास, एक एक्स्ट्रा हमारे पास कोड आ गया, ठीक है। इसके कारण ये म्यूटेट हो गया। सिमिलरली वी नाउ इंसर्ट टू लेटर्स द सेम प्लेस। जैसे बी आई की बात करें तो जैसे बी आई को हमने इंसर्ट कर दिया, ई डी सी ए पी को हमने आगे कर दिया, तो भी हमारे म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने क्या म्यूटेशन इसमें गेन हो रहा है, अब लॉस भी हो सकता है इसमें। नाउ लेटर 3, अब 3 लेटर है, जैसे बिग हो गया, तो बिग स्टेटमेंट वुड रीड द राम हैज़ अ बिग रेड कैप, ये कुछ, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ने में ठीक लग रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कि ठीक लग रहा है तो सब कुछ ठीक होगा, ठीक होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक पॉइंट में, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग। अब सेम एक्सरसाइज बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, डिलीट लेटर जैसे आर ई डी रेड, वन बाय वन द रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट मेक अ ट्रिपलेट वर्ड। अब ट्रिपलेट वर्ड बना दिया, यानी 3 कोडन आ गया हमारे पास, तो ट्रिपलेट वर्ड बना दिया, तो क्या हो गया, पहले था राम हैज़ अ रेड कैप, अब आ गया राम हैज़ अ बीट कैप, यानी यहाँ पे क्या होगा, डिलेशन हो गया यानी म्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया राम हैज़ ई डी सी ए पी 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 कैप, अब राम हैज़ क्या, ये हो गया द अब इसका कंक्लूजन इन मेनली रिजल्ट क्या निकलता है, द कंक्लूजन अबव exercise very obvious, the insertion or deletion of one or two basis changes resulting the frame of the point insertion और deletions हो जाते हैं, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, बीमारी करता है, ठीक है। तो इसे हम फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलेशन कह देते हैं, डिलेशन म्यूटेशन कह देते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इंसर्शन और डिलेशन ऑफ द थ्री इट्स और मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट one or multiple codon, hence the one multiple amino acid reading frame remains the unredated the point onwards। यहाँ से कुछ खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है हमारा इस रिलेटेड पूछ सकता है। यहाँ पे कोई ऐसे कुछ खास पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो या डिलेशन के बारे में हमें बताया हुआ है यहाँ पे ठीक है। और आज का हमारे आखिरी टॉपिक आता है हमारा
जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारा टीआरएन, अभी तक हम मैसेंजर आरएनए पढ़ रहे थे, टीआरएनए हमारा ट्रांसफर आरएनए होता है, जैसे एडेप्टर मॉलिक्यूल है कहते हैं हमारा। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? 100 टाइप्स के होते हैं, 100 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए की मैसेंजर आरएनए कितना परसेंट होता है ये तो लिख लो। मैसेंजर आरएनए हमारे पास 2.5% के करीब होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। ऐसे 2 से 5% पीक हम कह सकते हैं, 2 से 5% पीक कह सकते हो, 2 से 5% के बीच में रहता है। 2.5 से अच्छा ले लो कि 2 से 5% के करीब रहता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लास्ट आज हमारा लास्ट टॉपिक हो गया, ठीक है, और ये हम ट्रांसलेशन का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक हमारे लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे है हमें ट्रांसफर आरएनए का यानी एडेप्टर मॉलिक्यूल का डायग्राम, यहाँ पे पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और था, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, तो हम दोनों डायग्राम को देखने वाले, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फॉर द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत, बहुत पहले की शुरुआत में ही, प्रोपोर्शन ऑफ कोड इट वाज क्लियर द फ्रांसिस क्रिक मॉडल। याद करो शुरुआत का पहला लेक्चर, पहला और दूसरा लेक्चर याद करो, हमने इसके बारे में पढ़ा है। द फ्रांसिस क्रिक that has to be the mechanism to read the code and also link it the amino acids के बारे में बताएं, because amino acids have no structure specialist to read the code uniquely, and he postulated the presence of adapter molecule would no one hand on one hand read the code and other hand would be bind to a specific acid। यानी एक तरफ से क्या होता है, कोडॉन्स कोड करते हैं, एक तरफ से क्या होता है, बाइंड करा रहता है। एक तो यहाँ पे यही बताने का मतलब है, एक तरफ से जो होता है हमारा कोडॉन जो होता है कोड करता है, एक तरफ से हमारा बाइंड करता है। तो ट्रांसफर आरएनए का इसे हम क्या कहते हैं, एस आरएनए कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पूछ सकता है कि ट्रांसफर आरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए भी कह देते हैं, ठीक है। देयर सॉरी was known before the genetic was postulated, however its role adapter molecule was assigned the main letter। तो इसको ये चीज दिखाया गया, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है मेनली, यही क्वेश्चन आगे जाके पूछ सकता है तुमसे। फिर आगे हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, पुराने डायग्राम को नए डायग्राम के। ट्रांसफर आरएनए हैज, अब ट्रांसफर आरएनए का क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है, देखो एंटीकोडॉन, ठीक है, एंटीकोडॉन होता है, मैं दिखाऊंगा डायग्राम में, नए वाले पुराने डायग्राम में। एंटीकोडॉन लूप that has bases complementary to the code and it also calls the amino acids as receptor and to which binds the amino acid and transfer RNA are basic for amino acids। फिगर में दिखा रखा है हमको, तो so the initiation there is a another specific transfer RNA referred to the initiator। अब ये सब कुछ मैं डायग्राम में दिखाने वाला हूँ। there is no ट्रांसफर आरएनए एज स्टॉप कोडन, इसके पास कोई स्टॉप कोडन नहीं होता, याद रखना इसी से, ठीक है। इनिशिएटर तो होता है, स्टॉप नहीं होता। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए हैज बीन डिपिक्टेड द लुक, इसे क्लोवर लीफ मॉडल भी कह देते हैं। एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ सका है कि एडेप्टर मॉलिक्यूल क्लोवर लीफ मॉडल भी ऐसी नाम से आ चुका है क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने है, एल शेप में होता है मेनली ये क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, अब यहाँ पे देखो 5 डैश से स्टार्ट है, 3 डैश पे करें, मैसेंजर आने की बात करें, ठीक है। यहाँ पे यू 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 सी ए जी यू एंड ए यू जी यू ए सी, ठीक है, दे रखे हैं हमको। अब यहाँ पे हम नए डायग्राम को देखते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, अब सबसे पहले लूप कितने होते हैं, लार्जेस्ट, यहीं पे सारे कुछ लिख देते हैं। लार्जेस्ट जो लूप रहता है हमारा, लार्जेस्ट लूप जो होता है 8 से 12 बेसिस का रहता है, एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब हम पुराने डायग्राम पे चलते हैं, पुराने डायग्राम पे चलते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दे रखा है कुछ, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमें ये चीज़ बता रखा है कि जैसे हमारे पास देखो, इस डायग्राम में भी, डायग्राम दोनों एक तरह से सेम सेम नहीं कह सकते, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा, उसमें सेरेनी को यानी कि 5 डैश से 3 डैश में बेस पे दिखाएगा, ये हमारे यहाँ ये 5 डैश हो जाता है, 3 डैश हो जाता है, ठीक है। ये हमारा 5 डैश हो जाता है, 3 डैश हो जाता है। यहाँ पे भी हमारा ऐसी हमारा ट्रांसफर आ रहे हैं, इसको टी साई सी कह देते हैं ये, ठीक है। इसके लूप होता है टी साई सी लूप कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ देता है, कभी भी पूछ सकता हो। तो 7 बेस पेयर इसके साथ, 7 बेसिस इसके पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये एंटी कोडॉन है, ये कोडॉन है, एक मैं बताया था ना, एक तरफ से हम एंटी कोडॉन के साथ जो होता है, एक तरफ से कोडॉन के साथ जो रहता है, तो ये चीज़ याद रखना, एंटी कोडॉन यारी कोडॉन यारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास आता है ऊपर वाला,
अब यहाँ पे हमने 3 बेस दिखा है, अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके पास बेस पेयर होते हैं। अब ये सेरिन जो होता है, अमीनो एसिड जो होता है बाइंडिंग पॉइंट होता है, ये बाइंड करता है अमीनो एसिड के बेस सीक्वेंस के साथ। अब ये वाला लूप जो होता है हमारे पास, इसको कहते हैं DHU लूप। इसका मतलब क्या होता है, डाईहाइड्रो यूरिडी, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हमारे पास क्या होता है, इसके पास हमारे पास 7 बेसिस इसके पास भी होते हैं, 7 बेस जो होते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी कोडॉन हो गया। इसमें क्या होता है, 3 एक जैसे होते हैं ये इसमें ना, बट क्या होता है 3 क्या होते हैं, एंटी कोडॉन होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। ये हमारा पूरा एनसीईआरटी का डायग्राम था, तो ये चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम अपने नए वाले डायग्राम पे चलते हैं। नए वाले डायग्राम में हमें एक चीज़ दिखा दे, देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे 5 एंड 3 हमें यह दिखा है, तो सीरीन यहाँ पे दे रखा है हमें, सीरीन, ठीक है। अब बाइंडिंग हमारे पास क्या हो गया, बाइंडिंग किसके पास होता है, यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड्स का बाइंडिंग होता है, अमीनो एसिड का क्या होता है, बाइंडिंग इसी के साथ होता है, ठीक है। अब ये जो हमें दे रखा है, इस साइड वाली को हम इसी को क्या कहते हैं, टी साइड सी कह देंगे, इस साइड वाली को हम क्या कह देंगे, हम DHU लूप कह देंगे, ठीक है। नीचे वाला तो एंटीकोडॉन है ही हमारा, ठीक है। ये चीज़ दिखाई गया। अब 5 3 हमारा दिखा रखा है, ठीक है। तो ये 5 की तरफ देखो और T के तरफ देखो, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है हमारा। और टोटल हमारे पास जो रहता है ना, ये हमारे पास कितना परसेंट रहता है, ये चीज़ भी देख लो। टोटल हमारे पास, टोटल जो हमारे पास रहता है ये एटलीस्ट 15% के करीब रहता है हमारे पास ऑफ RNA, ठीक है। तो ये चीज़ सब हमारे पास आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया यहाँ पे एनसीईआरटी। अगर आपको कुछ और दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा डिटेल में कवर कर देंगे फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।